नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस सी पीटी 2026 के लिए आदित्य रंजन सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें जो इतिहास का पोर्शन, भारतीय राष्ट्रीय संविधान का पोर्शन समाप्त हो चुका है। आज के लेक्चर में जो है भूगोल कवर करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब भूगोल के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन से ज़्यादा जो है एक्सप्लेन देखना जरूरी है, तो क्वेश्चन पे आप लोग फोकस न करके इसके एक्सप्लेनेशन पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया, तो उड़िया से उड़ीसा पे न चले जाइएगा, यह जो है आपके राजस्थान में स्थित है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है उड़िया पठार? राजस्थान में आपके स्थित है। उड़िया पठार राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और ये लगभग जो है 1350 मीटर ऊंचाई के साथ साथ राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। ध्यान दीजिए, उड़िया पठार जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित कीजिए जिसमें वह बहती है। देखिएगा, जिसमें वह बहती है उसी के आधार पर मिलाना है। तो यहाँ से देखेंगे, कारमेघ नदी जो है यह बहती है आपके उड़ीसा में बहती है। ठीक है ना? कहाँ बहती है? माफ कीजिएगा, यह बहती है आपके असम में। कारमेघ नदी बहती है असम में। नैतरणी नदी कहाँ बहती है? यह बहती है आपके उड़ीसा में। गिरना नदी कहाँ बहती है? गिरना नदी बहती है आपके जो है महाराष्ट्र में। और मसदेव नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर मिला भी दिया गया, देख सकते हैं आपके जो है कारमेघ या कारमेघ नदी असम में, नैतरणी नदी उड़ीसा में, गिरना नदी महाराष्ट्र में और हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों की यहाँ पे बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा। दूसरा और तीसरा, यानी गंगा नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है हिमालय से। बाकी की कावेरी और गोदावरी जो है दक्षिण भारत के पठारों से निकलने वाली नदियां हैं, यानी दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं। सेम वही एक्सप्लेन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पांगी घाटी तो यह जो है आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आते हैं अगले पेज पर, इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक सुदूर ऊंचाई वाली घाटी है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जो जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप, जवाब हो जाएगा आपका माजुली नदी द्वीप जो है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माजुली नदी द्वीप। और यह कहाँ स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कई बार ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, जवाब हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। डी सही जवाब हो जाएगा। कोसी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानसून के दौरान यह नदी अक्सर अपना मार्ग बदलती है और इसकी यह अप्रत्याशित बाढ़ का कारण बनती है और हर साल जान माल को भारी नुकसान होता है। बिहार में जो है कोसी नदी का कहर देखने को हर साल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यानी अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, क्या है? गुरु शिखर है। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसमें दिया गया है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है
बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, यानी बारालाचा दर्रा सिप्पीला देना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा ही नहीं है ऐसा, या जो है सिक्किम के दर्रे हैं बारालाचा और सिप्पीला, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा में दिया है थागला नीति और लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपका जो है गलत है, तो दूसरा तीसरा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाले तामीय हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सा? तामिया हिल स्टेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश में है तामिया हिल स्टेशन, यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? असंगठित तलछट की बात हो रही है, तो यह जो है शिवालिक श्रेणी जो है यह तलछट से बना हुआ है, शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं इसका, दिया गया है शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वतमाला है, यह रेत गाद और बजरी जैसे असंगठित तलछट से बनी है, जिन्हें उच्च हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा नीचे लाया गया है। ना को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? नहीं, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, किसके कारण होती है? जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, यानी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यह होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में अधिकांश वर्षा शीत ऋतु की शुरुआत यानी अक्टूबर से दिसंबर में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून के कारण वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? यानी भारत में अक्टूबर में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, किस कारण से? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, उच्च आर्द्रता से उच्च तापमान जुड़ा हुआ है, यानी उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान के कारण यहाँ जो है गर्मी पड़ती है। देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रीष्म काल में, ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाले पवन को क्या कहते हैं? यानी गर्मी के मौसम में जो है उत्तरी मैदान में जो हवाएं चलती है, खासकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी चलती है, इसको क्या कहा जाता है? इसी को जो है लू कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी रहेगा लू। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं? इसे मानसून का जो है प्रस्फोट कहते हैं या फटना कहते हैं, इसी को आप लोग जो है बादल का फटना नाम सुने होंगे कि बादल फट गया, तो यही होता है। सेम जो है एक्सप्लेन में भी यही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? जवाब हो जाएगा थार मरुस्थल में, यहाँ पर गर्मियों में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, बाकी ये दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है और रात में जो है तापमान बहुत कम हो जाता है, तो थार मरुस्थल में ऐसा होता है, क्योंकि दिन में जो है बालू गर्म हो जाता है तो गर्म रहता है और रात में बालू ज्यादातर ठंडा हो जाता है, इसी वजह से जो है रात में तापमान बहुत नीचे चला जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? इसमें जो है रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है, रोजी पिंक ग्रेनाइट यानी गुलाबी ग्रेनाइट भी बोलते हैं इसको, पाया जाता है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का जालौर जिला गुलाबी ग्रेनाइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जो ग्रेनाइट की एक विशिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है, जिसका व्यापक रूप से निर्माण और सजाटी
अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी, जवाब हो जाएगा खेतड़ी जो है तांबा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। खेतड़ी परियोजना तांबे के खनन और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह परियोजना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी एससीएल द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? ब्राउन कोयला किसे कहते हैं? जवाब हो जाएगा लिग्नाइट को ब्राउन कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को ब्राउन कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को अक्सर इसे भूरे और रंग के कम कार्बन सामग्री के कारण भूरा कोयला कहा जाता है। यह उच्च नमी और कम ऊर्जा घनत्व वाला निम्न श्रेणी का कोयला है। लिग्नाइट इतना मुलायम और भुरभुरा होता है कि इसे हाथों से तोड़ा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? जवाब हो जाएगा यह जो है आपके दल्ली और राजहरा में पाए जाते हैं लौह अयस्क। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? जवाब हो जाएगा आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति देती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? जवाब हो जाएगा सर एच जी चैंपियन के द्वारा किया गया था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, सर एच जी चैंपियन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। सर एच जी चैंपियन 1936 में भारत में वन प्रकारों का वर्गीकरण करने वाले पहले व्यक्ति थे। चैंपियन और सेथ वर्गीकरण व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और जलवायु और पारिस्थितिकी स्थितियों के आधार पर भी भारतीय वनों को 5 प्रमुख और 16 उप प्रमुखों में वर्गीकृत किया गया। ध्यान रखिएगा 5 प्रमुख वर्गीकरण इससे किए गए हैं। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से 20 है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सागौन अधिक पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा सागौन जंगल है और यह सागौन की लकड़ी के अग्रणी उत्पादों में से एक है। सागौन एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो मुख्य रूप से पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है, खासकर मध्य और दक्षिणी भारत में, और यह मध्य वर्षा वाली गर्म जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है आपके कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कृष्णा नदी पर यह बना हुआ है, दो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह बांध दुनिया की सबसे बड़े सिंचाई वाले बांधों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पन बिजली परियोजना, जवाब हो जाएगा यह जो है आपके चिनाब नदी पर स्थित है सलाल पन बिजली परियोजना। सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में चिनाब नदी पर स्थित है। यह स्वतंत्रता के बाद जम्मू और कश्मीर में निर्मित पहली जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मानक याम में उत्तर रेखा कौन सी है?
जवाब हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को जो है भारत का यामोत्तर समय रेखा माना गया है। देखते हैं इसके बारे में। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती। इसका उपयोग भारतीय मानक समय यानी IST निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटा GMT से आगे है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा गया, सिंपल सा यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, गोवा सबसे छोटा राज्य है, गोवा। इसका जो है क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुबी मूरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है? क्या चुबी मूरा? तो यह जो है आपके त्रिपुरा में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। कहां पर? त्रिपुरा में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? लेक तुर्काना किस देश में स्थित है पूछा गया है। तो यह जो है केनिया में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। कहां पर? केनिया में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जल निकाय है? अंतरस्थलीय जल निकाय पूछा गया है पृथ्वी का सबसे बड़ा। तो यह जो है कैस्पियन सागर है। सी ऑप्शन सही होगा, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, GMT का पूर्ण रूप क्या है? GMT का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीनविच जो है मीन टाइम हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है? जवाब हो जाएगा विश्व को कुल जो है 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। सी ऑप्शन सही है, 24 टाइम जोन। इसका एक्सप्लेन महत्वपूर्ण है, देखते हैं। पृथ्वी को 24 प्रमुख समय क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक 1 घंटे के समय अंतर को दर्शाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी को पूर्ण चक्कर यानी 360 डिग्री घूमने में पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। इसलिए 360/24 यानी 15 डिग्री प्रति समय क्षेत्र, यानी एक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री तक रहता है। प्रत्येक समय क्षेत्र पर आमतौर पर 15 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो यह जो है अमेजन का जो है वर्षा वन है। अमेजन का वर्षा वन को जो है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। और यह जो है दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है। और यह जो है कहाँ पर? ब्राजील, पेरू, कोलंबिया जैसे देशों में फैला हुआ है। और यह जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। अगला प्रश्न है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देता है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? जवाब हो जाएगा यह जो है बाल मसीहा है, यानी चाइल्ड क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीली रेगिस्तान का सबसे बड़ा संघित क्षेत्र है? जवाब हो जाएगा यह है आपका रब अल खली रेगिस्तान है। डी ऑप्शन से रब अल खली रेगिस्तान की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। जावा सागर को हिंद महासागर से, तो यह जो है आपका सुंडा जलडमरू मध्य है। सी ऑप्शन सही होगा। कौन है? सुंडा जलडमरू मध्य। सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टाने की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है जलभृत बोलते हैं। सी ऑप्शन सही है, जलभृत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो इसको जो है जल तालिका यानी वाटर जो है टेबल कहा जाता है, जल तालिका कहते हैं। अगले पेज पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे तेजी से जो है वन घट रहे हैं, वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रहा है, इस वजह से वन घट रहे हैं। बी सही जवाब हो जाएगा। वनों की कटाई कृषि और शहरीकरण के लिए, जंगल की आग प्राकृतिक और मानव निर्मित जो होती है, अवैध लकड़ी काटना, व्यापार और अधिग्रहण का कारण। वन दुनिया में सबसे तेजी से समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, द नेशनल मिशन फॉर स्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। एनएपीसीसी के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत जो है कुल 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। डी जवाब हो जाएगा 8 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूएनएफसीसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? जवाब हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। यह जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील की राजधानी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई एक वैश्विक संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? जवाब हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती है और पृथ्वी के औसतन तापमान में धीरे धीरे वृद्धि, इसी प्रक्रिया को जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? जवाब हो जाएगा आर्गन को। आर्गन को जो है अक्रिय गैस ग्रीन जाना जाता है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती है और आर्गन एक उत्कृष्ट अक्रिय गैस है जिसे अवरक्त विकिरण को अवशोषित करने और विकिरण विकीर्ण करने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? जवाब हो जाएगा ये सभी हैं, यानी समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, यानी ग्लेशियर पिघल रहे हैं तब हो रही है, तटीय रेखा में परिवर्तन हो जा रहा है, फसल पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है, तो ये सभी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सब यहीं पर दिया गया और देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जन को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। जवाब हो जाएगा अवरक्त किरणें होती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक
हरितगृह गैस नहीं है, हरितगृह गैस नहीं है। जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है एक हरितगृह गैस नहीं है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% हिस्सा बनाता है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह रासायनिक रूप से स्थित है और अवरक्त विकिरण को अवशोषित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन लेयर में एक होल हो गया है, वह किससे संबंधित, यही पूछा गया है। देखते हैं इसके ऑप्शन। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, समतापमंडल में ओजोन की परत की मोटाई में कमी, इसी को जो है ओजोन होल कहते हैं। ओजोन छिद्र समतापमंडल में ओजोन परत के पतले होने के संदर्भित करता है, विशेष रूप से अंटार्कटिका क्षेत्र में। देखिए यहीं पर हुआ है, अंटार्कटिका क्षेत्र में। यह कोई वास्तविक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ओजोन सांद्रता में महत्वपूर्ण कमी है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो सेरेस को जो है बौना ग्रह कहते हैं। डी ऑप्शन सही है, सेरेस। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, वसंत विषुवत होता है कब होता है? जवाब हो जाएगा आपका 21 मार्च को। बी ऑप्शन है, 21 मार्च को जो है वसंत विषुवत होता है। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? आप लोग जानते हैं बुध है जो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित है। हालांकि यह सबसे निकट है, लेकिन यह सबसे गर्म नहीं है। इसके बजाय शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा ना करिएगा कि बुध नजदीक है तो ज्यादा गर्म होगा, ऐसा नहीं है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क जवाब हो जाएगा, जेवर की जो है शुद्धता के जो है जानने के लिए हॉलमार्क लगाया जाता है। हॉलमार्क भारत में सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस द्वारा जारी किया जाता है। हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदने को धातु जैसे 22 कैरेट या 18 कैरेट सोना की पारदर्शिता और शुद्धता जो है आश्वस्त देते हैं। तो ये था 51 नंबर प्रश्न आपके यूपी सदस्य पीटी में जो आपके पूछे गए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।